Dear student, friend, follower, today we are going to discuss about Sir Philip Sidney. As you know, daily we discuss about Sir Philip Sidney in a way to have some understanding about his background. Then we'll shift towards another assignment over here. Today we are going to discuss assignment Philip Sidney criticism on poetry. पहले तो उसने पोइट्री को डिफेंड किया, लेकिन उस दौर के कुछ पोएट्स जो ट्रेजी कॉमेडी को मिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कोई वायल चीज़ों को डाल रहे थे, बड़ी चीप चीज़ों को डाल रहे थे, कुछ सेक्सुअल एलिमेंट्स को डाल रहे थे, सम वायल थिंग्स दे वर इन्फ्यूजिंग इन पोइट्री. सो ही हैज़ क्रिटिसाइज ऑन सर्टन पोइट्स एंड पोइट्री. कुछ पोइट्स और पोइट्री के ऊपर उसने क्रिटिसाइज भी किया है. आज हम देखेंगे कि किस तरह के पोइट्स और उसने पोइट्री को क्रिटिसाइज किया है, वो हम बाद में देखेंगे. यहाँ पे सर फिलिप सिडनी नवंबर 30, 1554 को पैदा हुए, जैसे हमने पहले देखा, और सर फिलिप सिडनी की डेथ हुई है 1586 में. ये आपको याद होना चाहिए, ये हम उसके बारे में लिखना है. सर फिलिप सिडनी की डेथ हुई है 1586 में एक जुटफिन के मकाम के ऊपर, जहाँ पे नीदरलैंड और स्पेन की दोनों फोर्स. सर ये जो क्रिटिसिज्म है, इसमें जो क्रिटिक है, इसकी जो बायोग्राफी है वो बहुत अहमियत रखती है ना क्या? हाँ जी, बिल्कुल. हर पोएट की बायोग्राफी जो है वो आपको आनी चाहिए, ताकि हम उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ तो लिख सकें. अगर हम ऐसे ही शुरू कर देंगे तो फिर इसका मतलब है कि वो आपके पेपर चेकर जो ये क्वेश्चन तो पूछ सकता है कि इसने लिखा ही नहीं पोएट के बारे में और ऐसे ही शुरू कर दिया. तो लिटिल बिट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके सामने. जब भी असाइनमेंट आएगी फिलिप सिडनी की तो आप आसानी से उसको लिख सकेंगे. इसलिए मैं डेली बेस पे उसकी थोड़ी बहुत उसका इंट्रोडक्शन बता देता. अच्छा जी, एलिजाबेथन, उस वक्त एलिजाबेथ वन जो थी वो इंग्लैंड की रानी थी, और उसके अंडर यजुथन के मकाम पर कुछ फोर्सेस को लेके जाता है और वहाँ पे इसकी डेथ होती है. सर फिलिप सिडनी स्टेटमैन थे. स्टेटमैन मीन ही वाज अ पॉलिटिकल लीडर एंड सोल्जर, पोएट, कोर्टियर, पैट्रन्स ऑफ स्कॉलर्स एंड पोएट, और कंसिडर्ड जेंटलमैन ऑफ हिज डे. नेक्स्ट असाइनमेंट देखिए. नेक्स्ट देखिएगा, मैरी डुडली जो है इसकी मदर थी, इसके फादर का नाम था हेनरी सिडनी. और इसके बाद अपॉलॉजी फॉर द पोइट्री. कुछ असाइनमेंट कुछ इसमें इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है. बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा, आसान चीज़ें, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. डिस्कोर्स ऑफ अपॉलॉजी आपके सामने नज़र आ रहा होगा. अच्छा, हम में कोई पार्टिसिपेंट मिसिंग है? सर सारिशा वो कह रही थी कि गेस्ट आए हुए हैं तो वो क्लास अटेंड नहीं कर सकती. वो मरियम नहीं, आई थिंक मरियम इज नॉट ओवर हियर. चलें, आ जाएंगी. डिस्कोर्स ऑफ अपॉलॉजी. सर फिलिप सिडनी अपॉलॉजी फॉर द पोएट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ प्रोज ऑफ द इंटायर इंग्लिश रेनेसेंस. अच्छा, प्रोज और पोएट्री में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा आप में से? माशाल्लाह आप सारे लिटरेचर के स्टूडेंट हैं. व्हाट इज डिफरेंस? हाँ जी, इतना सर पोएट, जी सर पोइट्री में वो इम्बेलिश करता है अपनी उस पोइट्री को विद सिमिलीज, मेटाफर और ये दूसरी सब जो वर्सेस से, रिदम से, राइमिंग स्कीम से. लेकिन जो प्रोज है वो इन चीजों से बालातर है, वो उसमें ये चीजें यूज नहीं होती हैं. वो एक सिंपल बात होती है, सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उसको प्रोज कहते हैं. जैसे आप नॉवल पढ़ते हैं, जैसे आपकी बुक्स आम लिखी होती हैं, तो उसमें कोई मेट्रिकल नहीं मीन वो इम्बेलिश नहीं होती है. दैट इज विदाउट दीज ऑल टूल्स. ये जितने भी पोएटिक यूज करता है ना अपनी पोइट्री को खूबसूरत बनाने के लिए, इम्बेलिश करने के लिए, और उस वो प्रोज में वो चीजें नहीं होती हैं. उसमें मेटाफर यूज नहीं होते. एक सिंपल आम फहम जो है वो लैंग्वेज होती है, सिंपल लैंग्वेज होती है. जबकि पोएटिक जो अपनी यूज करता है उसमें रिदम और उसमें वर्सेस और मेटाफर्स, सिमिलीज, ये सब चीजें होती हैं. अच्छा जी, सिडनीज ट्रीटीज का मतलब लिखें, ऐसे, पम्फलेट, कोई आप लिख लें, कोई जो लिखते हैं आम जो पम्फलेट और डाइजेस्ट वगैरह होते हैं, इसको कहते हैं. सिडनीज ट्रीटीज इज इम्पॉर्टेंट partly because Sidney himself was such a highly respected figure.
If Sir Philip Sidney read poetry, wrote poetry, and valued poetry, then many other English people felt comfortable doing the same. Among the points Sidney make in his treatise, अपना जो उसने essays लिखे थे, ऐसे treatise are the following. In the past, poetry was highly valued. हेलो, आप सबको आवाज आ रही है स्टूडेंट? यस आपके आ रही है पर स्लो आ रही है। यस आ रही है। आवाज आ रही है लेकिन स्लो है। नहीं मुझे सही आ रही है। वॉइस इज नॉट क्लियर। ले जी, मैं माइक के आगे हो जाता हूँ, आप बताइए। आवाज आ रही है लेकिन स्लो आ रही है। माइक जी, आप बताइएगा, कोई फर्क पड़ा? हेलो, जब मैं इसके आगे जी बोलता सर। हूँ, माइक के आगे बोलता हूँ, तब कोई फर्क पड़ता है? जी सर। चलें। In the past, poetry was highly valued, partly because it was one of the first mean by which people learned and expressed their learning. ठीक है जी, यानी वो पोइट्री को समझता है कि अर्लियर एक सब्जेक्ट है और इसके ज़रिए जो बड़े बड़े पोइट्स थे, और जैसे रोमन उसको क्या कहते थे, वेट कहते थे, एक पोइट को क्या कहते थे कि प्रॉफिट है, वो एक डिवाइन पर्सन है, और जबकि ग्रीक उसे क्या कहते थे कि ये एक प्रोड्यूसर है, एक क्रिएटर है, एक मेकर है पोइट। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है, इन दोनों के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मैनी ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड इंटेलेक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री हैव बीन पोइट्स एंड हैव डिफेंडेड पोइट्री, यानी बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने भी, जैसे एरिस्टोटल ने इसको डिफेंड किया कि पोइट्री भाई बहुत अच्छी चीज़ है, पोइट्री के ज़रिए हम एक क्रिएटिव आइडिया दे सकते हैं। इट इज़ नॉट मेयर इमिटेशन, रादर इट इज़ अ creative and generative process. Poet generate something new, poets produce something new, poet make something new. Poetry or poet does not tell you what is and what was, it also tells you what should be, कि कैसी आइडियल सिचुएशन होती है। पोइट्री इज़ यूज एंड वैल्यूड इवन द बाइबल, जैसे मैंने बुक बताई कि बाइबल की जो अपना ओवरऑल जो मैं चीज़ें डिस्कस करता हूँ ना, यही इंशाल्लाह ताला आपको इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, बड़ी आप आसानी से पूरा एक बना लेंगे असाइनमेंट। पोइट्री इज़ यूज्ड एंड वैल्यूड इन द बाइबल, बाइबल की एक बुक है साम, PSALMS, PSALMS, साम, यानी साम जो बुक है वो टोटली पोइटिक लैंग्वेज में है। तो वो कहते हैं कि ये रिलीजन की भी एक लैंग्वेज है पोइट्री। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर ऑल द क्रिश्चियन, द वर्ड पोइट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। दिस ग्रीक लफ्ज़ जैसे मैंने पहले बताया उसका मतलब मेकर, यानी मेक, बनाने वाला। अ पोइट देयरफॉर इज अ मेकर, पोइट एक मेकर है, बनाता है, एक दुनिया बना लेता है, चीज़ क्रिएट कर लेता है, प्रोड्यूस कर लेता है, एक एनवायरनमेंट, एक आइडियल वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है। फिलासफी कैन टीच द नेचर्स ऑफ द गुडनेस बट इट डज सो इन अ वे दैट, यानी फिलासफी अगर कोई चीज़ क्रिएट करती है या बताती है तो फिलासफी क्या बताएगी, एक स्पेसिफिक चीज़ बताएगी, लेकिन वो ओवरऑल आपको कोई लेसन नहीं दे सकती जैसे पोइट्री देती है। अच्छा जी, नेचर एंड फंक्शन जो चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ, ये वही आपके जो सारे क्वेश्चन थे, वेरियस स्पीशीज़ ऑफ द पोइट्री। पोइट्री की जैसे बहुत सारी एग्ज़ाम है। पोइट्री जो होती है वो पेस्टरल होती है। पेस्टरल का मतलब होता है रिलेटेड टू द विलेजियर सीन, जिसके अंदर विलेजियर सीन्स जो हैं वो डाले जाते हैं, विलेज के सीन, नेचर, ठीक है, शीप और जितने भी एनिमल्स हैं, इन चीज़ों को विलेज के जो थीम्स हैं वो शामिल की जाती है, उसे कहते हैं पेस्टोरल पोइट्री। द पेस्टोरल पोइट्री ट्रीट्स ऑफ द ब्यूटी ऑफ द सिंपल लाइफ, जैसे विलेज की सिंपल लाइफ होती है, एंड सम टाइम ऑफ द मिजरीज ऑफ द पीपल अंडर हार्ड लॉट। एलजिक पोइट्री कौन सी पोइट्री होती है? ऐसी पोइट्री जिसमें मातम और मॉर्निंग शोक की जाती है। मातम पे एलजिक पोइट्री डील्स विद द वीकनेस ऑफ द मैनकाइंड एंड द रिचडनेस ऑफ द वर्ल्ड। It should evoke pity rather than blame. आवाज नहीं आ रही। Satiric poetry, किसको आवाज नहीं आ रही? बोलिएगा। वॉइस का इशू किसको लग रहा है? क्लियर। It should evoke pity rather than blame. Satiric poetry laugh at folly. Satiric poetry क्या करती है? folly के ऊपर laugh करती है। अब फिलिप सिडनी ने कहा कि पोइट्री अगर तो
क्योंकि फिलिप सिडनी प्रोटेस्टेंट लोगों में रहता था और प्योरिटन लोगों में रहता था, तो प्योरिटन जो थे वो बड़े स्टॉन्च बिलीवर थे क्रिश्चियनिटी के। तो वो ये चाहता था कि पोइट्री का मकसद क्या बताए, कि मेन मकसद एंड जो है उसका टीच करना है, इंस्ट्रक्ट करना है और डिलाइट और एंटरटेनमेंट भी देना है। यानी मेन कॉज जो है इंस्ट्रक्ट थ्रू डिलाइट है, ताकि वो प्योरिटन खुश हो जाएं। तो अब यहाँ पे वो हर तरह से कोशिश करेगा कि पोइट्री को कैसा शो करे कि ये टीच करती है, ये मॉरल लेसन देती है, ये मोरालिटी को सिखाती है। तो इस तरह से उसने उसको ज़्यादा हैवी रखा। तो अब देखें, अब हम पढ़ेंगे तो ये मज़ीद इसी के ऊपर इम्फेसाइज करेगा कि पोइट्री का मेन एंड जो है वो इंस्ट्रक्शन थ्रू डिलाइट है। अगर वो नहीं दे रही तो वो पोइट्री अच्छी पोइट्री नहीं है। एन एम्बिक पोइट्री ट्राइज टू अनमास्क द विलनली. These also do deserve the condemns. Comedy is an imitation of the common errors of the life presented in a ridiculous manner. हमने देखा कि फिलिप सिडनी कहता है कि अगर आपने कॉमेडी दिखानी है तो वो भी कोई डिलाइट दे, उसके अंदर भी कोई लेसन होना चाहिए। आप कॉमेडी के ज़रिए भी वो कहता है जी लेसन दे सकते हैं। मेन उसका पर्पस ये होना चाहिए कि इंटरटेनमेंट के साथ लेसन। अगर कॉमेडी दिखा रहे हैं कहता है उसके अंदर भी लेसन होना चाहिए। उसमें वल्गर लैंग्वेज और वाइल्ड चीज़ और सेक्सुअल और इस तरह की चीज़ें आप पोइट्री में ना डालें। और रेडिकुलस आप देखें, मोस्टली जो है इंग्लिश जो है आप कॉमेडी देखें तो वो बड़ी न्यूड किस्म के लोग शामिल किए हैं, वल्गर लैंग्वेज और बड़ी ना जैसे स्ट्रीट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को। तो वो कहता है कि इस तरह की जो आप कॉमेडी दिखाते हैं तो इससे कोई मॉरल लेसन तो नहीं मिलता। तो इसलिए वो इस तरह की पोइट्री को क्रिटिसाइज़ करता है कि चूँकि वो प्योरिटन के दरमियान भी रह रहा है और उसने आंसर भी देना है, उसके फ्रेंड भी सारे प्योरिटन हैं, और वो जो स्टीफन गोसन है उसने चार्जेस भी लगा दिए हैं, प्योरिटन का वो साथी भी है। लेकिन वो चूँकि एक आर्टिस्ट है, एक क्रिटिक भी है, तो इसलिए वो पोइट्री के ऊपर इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता फिलिप सिडनी। मेन ऑब्जेक्शंस ब्रॉट अगेंस्ट अ पोइट्री बाय द एनिमी, यानी क्या क्या थे उसने रिप्लाई उसके दिए थे, ये सारे हमने डिस्कस किए हुए। जी नहीं, मेरी कॉल, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। आप खुद आपको क्या करें। अब कंक्लूजन देखिएगा। आप में से एक साथी ने कॉल किया कि सर आपकी कॉल कट गई। मैंने कहा मैं तो पढ़ा रहा हूँ। कंक्लूजन इसकी देखिएगा, जो हमारे काम की है ये कंक्लूजन आपने कोशिश करनी है अपने आंसर में शामिल करने की। ये असाइनमेंट मैंने आपको सेंड कर दी है, मिल गई आपको असाइनमेंट? आपको आई है या नहीं? मैं सेंड कर देता हूँ। सिडनी कंपेयर्स पोइट्री विद द हिस्ट्री एंड फिलासफी। सिडनी कंपेयर करता है पोइट्री को हिस्ट्री और फिलासफी के साथ। ही ऑब्जर्व दैट द पोइट्री इज सुपीरियर टू हिस्ट्री। वो ऑब्जर्व करता है कि सिडनी जो पोइट्री है वो सुपीरियर है, पोइट्री इज सुपीरियर टू हिस्ट्री सिंस इट इज़ मोर फिलोसॉफिकल एंड स्टडीसली सीरियस। पोइट्री जो है वो सीरियस है, फिलासफी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, बॉटनी हो, फिजिक्स हो या बॉटनी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, इन सारों से सीरियस और इंस्ट्रक्शन थ्रू डिलाइट देने वाली है, टीच करने वाली है, मॉरल लेसन देने वाली है। द पोएट इज अ बेटर एंड मोर इफेक्टिव टीचर देन ईदर द फिलोसफर्स और द हिस्टोरियन और अदर एक्रेडिटेड अपोस्टल। अपोस्टल का मतलब होता है वैसे प्रॉफिट। अपोस्टल ऑफ द ट्रूथ एंड मोरालिटी, जो बड़े बड़े ट्रूथ और मोरालिटी सिखाते हैं, वो कहता है जी इनसे हिस्टोरियन हो, फिलासफर हो या कोई भी अपोस्टल जो है क्लेम करता है कि हम मोरालिटी सिखाते हैं, इन सब से जो सुपीरियर है वो पोएट है और पोइट्री है। पोइट्री अकॉर्डिंग टू सिडनी इज सुपीरियर टू फिलासफी बाय इट्स चार्म। यानी पोइट्री किस तरह सुपीरियर हो जाती है, अजीम होती है, सुपीरियर टू फिलासफी बाय इट्स चार्म, कि उसके अंदर एक चार्म है, वो एक मेट्रिकल लैंग्वेज रखती है। जैसे व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, आवर अनकंकरेबल विल द स्टडी ऑफ रिवेंज एंड मॉर्टल हेट, स्पीक लेस देन दो नोवस, गो मोर देन दो गोवस्ट, लीव दाई ड्रिंक एंड दाई वोर एंड ऑलवेज कीप इन द डोर। और जैसे मिल्टन की लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज में वो कैसी कैसी बात कर देते हैं, जैसे कि तू कहता है कि टू रियन इज अ वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, इट्स बेटर टू रियन इन हेल देन टू सर्व इन हेम्स, frailty thy name is woman's, what though the field be lost, all is not lost, O pit of the hell, receive thy new possessor, one who has brought mind never to be changed by place or time,
The mind in its place can make hell of heaven and heaven of hell, hell of heaven and heaven of hell. So mind in its place can make hell of heaven. ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल सेंटेंस है, और कैसे मिल्टन ने किस एज में बोला है. History to by its universality, the science by its moral ends, and law by its encouragement of the human rather than civic goodness. Sydney deal with the usefulness of the other form of the poetry. Poetry is a universal. Poetry का मैसेज होता है वो यूनिवर्सल होता है. टॉक अबाउट द वर्क ऑफ द जॉन मिल्टन. एक यूनिवर्सल उसने थीम लिया था, एक यूनिवर्सल मैसेज लिया है कि जो एडम का प्रॉब्लम था, जो ईव का प्रॉब्लम था, जो सैटर्न का प्रॉब्लम था, सैटर्न ने किस तरह से उनको सड्यूस किया सरपेंट की फॉर्म में और उनको जन्नत से निकलवा दिया, और किस तरह सैटर्न जो है प्राइड और गुरूर और एरोगेंस में वो एडम और ईव के खिलाफ हो गया, और क्यों उसने डिसओबे किया, कौन सी कॉज थी. अब ये सारा यूनिवर्सल मैसेज है जो. अब टॉक अबाउट द जेफरी चौसर. जेफरी चौसर का जो वर्क है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल, वो एक यूनिवर्सल, उसके जो कैरेक्टर हैं वो यूनिवर्सल हैं. आपको आज भी कोई पार्सन वैसा मिलेगा. पार्सन ने क्या कहा था? पार्सन ने कहा कि व्हेन गोल्ड रस्टे व्हाट शैल आयरन डू. जब लोहे को, कहता है जब सोने को जंग लग जाए तो लोहे को तो लगना है. जब रिलीजियस पीपल, जब टीचर लोग, जब प्रोफेसर लोग, जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं वो गलतियां करेंगे तो उनके फॉलोअर जो स्टूडेंट होंगे तो वो तो करेंगे गलतियां, वो तो परफॉर्म करेंगे. तो इट मीन दैट व्हेन गोल्ड रस्टे व्हाट शैल आयरन डू, यूनिवर्सल मैसेज है. उसके करैक्टर यूनिवर्सल हैं. आज भी आपको कोई सोमनर मिलेगा, आज भी पार्टनर मिलेगा, आज भी कोई पार्सन मिलेगा, आज कोई भी कोई नाइट मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा. स्क्वायर इज अ लस्टी लवर एंड प्लेइंग फ्लूट एंड वेयरिंग अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस. तो उसका जो आज भी देखें लोग कितने खूबसूरत ड्रेस पहनते हैं, और ऐसे जैसे कोई चिरागाह जो उसने पहनी हुई है, जैसे उसके ऐसे वो जैसे कोई ग्रेजिंग ग्रास होते हैं उसके बॉडी के ऊपर उसने लगाई, कोई चिरागाह लगी हुई है, इतने उसने फूल बूटे बनाए हुए हैं, और वो इतना खूबसूरत अब ड्रेस पहनता है. तो जेफरी चौसर ने कैसे यूनिवर्सल मैसेज आपको दिए. उस आज भी कोई नन वैसी मिलेगी, आज भी कोई मैडम एग्लेंटाइन वैसी मिलेगी, आज भी कोई आपको वाइफ ऑफ द बैथ मिलेगी. तो दीज आर द यूनिवर्सल. तो इस तरह पोइट्री जो होती है वो यूनिवर्सल मैसेज दे देती है आपको. सिडनी डील विद द यूजफुल ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ द पोइट्री. आल्सो पोइट्री इज अ यूनिवर्सल. द फर्स्ट लाइट गिवर ऑफ इग्नोरेंस एंड द फर्स्ट नर्स, द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड आर प्रिजर्व्ड. Utterance of any nations is the form of the poetic expression alone. The poet speak of both what is and what should be. देखें मेन चीज़ उसने कहा कि पोएट जो है वो क्या बोलता है. द पोएट स्पीक्स ऑफ बोथ व्हाट इज क्या है एंड व्हाट शुड बी. एक तो वो ये है ना कि जैसी चीज़ है वो ऐसी बताएगा, भाई ऐसी है चीज़, मुझे ऐसी नज़र आई. अब उसमें से जो अच्छा है उसे अच्छा शो कर देगा उसका एंड, और जो बुरा है उसका बुरा. ये एक पोएट कर सकता है. ना फिलासफर करेगा, ना एस्ट्रोनॉमर करेगा, ना फिजिस्ट करेगा, ना हिस्टोरियन करेगा, ना दूसरा जो ज्योमेट्रिशियन करेगा. ओनली पोएट हैज़ अ कैपेबिलिटी टू यूज टू शो यू व्हाट ऑट एंड शुड बी. कैसी आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए. ठीक है. सिंस पोएट डज नॉट क्लेम आई एम स्पीकिंग ट्रूथ बिकॉज आई हैव टू गिव यू आइडियल रियलिटी. Ideal reality in a sense he has to show you through cause and effect and law of probability and necessity what is suitable he has to show you. जो एक suitable situation के ज़रिए वो बना सकता है आपको situation वैसी बना के दिखा देता है. और अगर वो ड्रामे का एंड या पोइट्री ट्रेजेडी का एंड अच्छा नहीं करता तो लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं बाद में, यार वो उसको मरना नहीं चाहिए था, ये जो हीरो है ना इसको मारा क्यों उसने, पोएट ने, ये जो ड्रामेटिस्ट ने जो लिखा है ड्रामा. तो एक पोएट जो है वो बड़ी एक आइडियल सिचुएशन बना लेता है. पोएट्री हैज़ अ लिवलीनेस एंड द पैशन विच आर लैकिंग इन अ हिस्ट्री एंड फिलोसफी. लें जी, ये हमने डिस्कस कर लिया. आप ज़रा निकालिए आज की जो हमारी असाइनमेंट है, इससे भी आप लीजिएगा पॉइंट और आज इससे भी डिस्कस कीजिएगा. क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, सिडनी व्यूज़ ऑन द कंटेम्प्रेरी पोइट्री एंड ड्रामा. सिडनी का जो कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड की पोइट्री है उसके बारे में क्या व्यू है. द सिडनी प्रेजेंट अ प्लाजिबल. प्लाजिबल का मतलब होता है सूटेबल. पेज नंबर है 142, पेज नंबर है 142. और सिडनी व्यू ऑन द कंटेम्प्रेरी. सिडनी का व्यू क्या है कंटेम्प्रेरी, जो उस वक्त की कंटेम्प्रेरी यानी सिडनी के दौर की 16-15 सेंचुरी की जो पोइट्री थी उस वक्त क्या सिडनी का व्यू है.
उसके बारे में हम ये देखेंगे। हाँ जी, सिडनी जस्टिफाइज इन द सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब होता है वार्निंग देना, किसी को इन्फॉर्म करना, वार्निंग देना, अल्टीमेटम देना, डेंजर बताना, कंडेम करना, रिफ्यूज़ करना, रिब्यू करना, सारे मीनिंग सेंश्योर के होते हैं। इज सिडनी जस्टिफाइड इन हिज सेंश्योर, जो उसने वार्निंग दी है, सेंश्योर दिया है इंग्लिश लिटरेचर में ऑफ हिज टाइम, गिव रीज़न। उसने कहा कि उस वक्त की पोइट्री के क्या क्या मसाइल बताए। पहली बात तो ये है कि कॉमेडी जो है वो शामिल की जा रही है, सीरियस वर्क को रेडिकुलस बनाया जा रहा है, उसके अंदर सेक्सुअल सीन डाले जा रहे हैं, उसको वायल बनाया जा रहा है, उसको रॉन्ग बनाया जा रहा है, मैसेज जो है वो रॉन्ग दिया जा रहा है, ड्रामा जो है वो तो वर्स्ट कंडीशन अख्तियार कर गया है, और ना तो कोई प्योर ट्रेजेडी दिखा रहे हैं, ना कोई प्योर कहता है जी आप कॉमेडी दिखा रहे हैं। कॉमेडी का मतलब आपने मेयर यही ले लिया कि लाफ्टर, नो, लाफ्टर नहीं कहता। टीचिंग थ्रू इंस्ट्रक्शन थ्रू डिलाइट क्यों नहीं करते आप लोगों को इंटरटेनमेंट भी करें, साथ मैसेज भी दें कॉमेडी के थ्रू। अब देखिए वो उधर लेके जाएगा, बार बार बात किधर सिडनी ले जाता है कि टीच करे, मॉरल लेसन दे, इंस्ट्रक्शन दे, गाइड करे, इंस्ट्रक्शन थ्रू डिलाइट कर लें, टीचिंग कर लें, लर्निंग कर लें, जबकि कहता है ऐसा हो नहीं रहा। पोइट्री को वायल बनाया जा रहा है, पोइट्री को रॉन्ग बनाया जा रहा है, मैसेज जो है लाफ्टर का ही दिया जा रहा है। लाफ्टर तो कहता है कि लाफ्टर और डिलाइट में बड़ा फ़र्क होता है। डिलाइट जो है उसके साथ तो कोई लेसन भी होता है, लेकिन जो लाफ्टर है वो रॉन्ग है। तो बाद में क्रिटिक आएंगे, वो इसको क्रिटिसाइज करेंगे, वो सिडनी को कहेंगे भाई हम जब कॉमेडी दिखा रहे हैं तो कॉमेडी का मतलब ही लाफ्टर है, आप हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं कि हम डिलाइट इसके तरीके लेसन दें। बहुत सारे पोएट कुछ आएंगे, वो कहेंगे लो आर्ट फॉर आर्ट सेक होना चाहिए, इसका तो मतलब ही नहीं है कि डिडक्टिक पर्पस होना चाहिए पोइट्री का। डिडक्टिक का मतलब होता है कोई टीचिंग लेसन, कि पोइट्री का मकसद नहीं है कि वो कोई लेसन दे आपको। पोइट्री एक आर्ट है, एक फन है, एक एंटरटेनमेंट की दुनिया है, तो वी शुड हैव एंटरटेनमेंट थ्रू इट रादर देन लेसन, रादर देन टीचिंग, रादर देन डिडक्टिक पर्पस। तो ये हमारा मकसद नहीं है कि हम डिडक्टिक मैसेज दें, कोई टीचिंग दें, कोई लेसन दें, आर्ट फॉर आर्ट से कर दें, इसको भी लोग क्रिटिसाइज करेंगे। इसने कहा, यही जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर, उसने कहा असाइनमेंट के अंदर कि पोइट्री जो है उसके अंदर ट्रेजी कॉमेडी शामिल ना करें। आप प्योर या ट्रेजेडी लिख लें या कॉमेडी लिख लें, हमने पहले भी इसको देखा और आज भी इसी के अंदर ये पॉइंट डिस्कस होगा। बाद में आया इसके ड्राइडन, जो इसके बाद का क्रिटिक है, अजीम क्रिटिक है, इंग्लिश क्रिटिक, वो है ड्राइडन। ड्राइडन ने कहा कि ट्रेजी कॉमेडी जो है वो इंसान की लाइफ की रिफ्लेक्शन है, लाइफ के अंदर भी खुशी गमी होती है, सो वी मस्ट हैव ट्रेजी कॉमेडी। So since you use tragic comedy, it is very suitable because it is a true reflection of the life. Life has a tragic comedy. You people just let me know how many troubles and agonies and tortures and happiness and goodness you faced in your life. You have faced lot of tragic comedy in your life. So life is a blend of the tragic comedy. लाइफ जो है वो ब्लेंड है ट्रेजी कॉमेडी का। तो ड्राइडन ने कहा, जो कि क्रिटिक इसके बाद आया, उसने कहा कि ट्रेजी कॉमेडी को जो लिखता है पोएट या राइटर वो तो बहुत अच्छा पोएट है। बाद में जॉनसन आया, उसके बाद जॉनसन ने भी उसको इंडोर्स किया, एक्सेप्ट किया। उसने कहा या इट्स वेरी नाइस व्हेन यू कंबाइन ट्रेजी कॉमेडी, और शेक्सपियर ने उनको एक जस्टिफिकेशन दे दी कि ट्रेजी कॉमेडी भी आप लिख सकते हैं, आप अच्छा वर्क कर सकते हैं जब आप दोनों चीज़ों को मिलाते हैं। उसने आपको किंग लियर के ज़रिए, उसने आपको मैकबथ के लिए, उसने आपको हैमलेट के ज़रिए आपको बड़ी ज़बरदस्त सीन जो है कॉमेडी का डाल के, और जो बड़ी एक्सट्रीम स्ट्रेन जो ट्रेजिक स्ट्रेन होती है एक वर्क के अंदर, उसको रिलीफ दे देता है। जब आप मसलसल एक ट्रेजेडी दिखा के लोगों को बोर कर देते हैं, तो उसके बाद एक सीन आता है, एक बड़ा मुज़िका खेज सा और एक मज़ाहिया सा सीन आता है, वो उनको हंसा के चले जाते हैं। वो पूरा ट्रेजिक सीन होता है ना, वो बैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है, आप फिल्म भी देखें तो बड़ा, जब एक ट्रेजेडी सी दिखाई या कत्लो गारत हो रही है, तो उसके बाद कुछ मज़ाहिया करैक्टर आते हैं, वो आगे कुछ थोड़ा सा आपको क्या रिलीफ दे जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्रिटिक्स ने इनको पॉइंट आउट करके लोगों को बताया। तो जॉनसन याद रखिएगा नाम, ड्राइडन याद रखिएगा, जॉनसन और शेक्सपियर, इन सारे आप राइटर्स को डिस्कस करेंगे। इसने यहाँ पे एक गौर बॉडिक जो वर्क है, एक ट्रेजिक वर्क है, गौर बॉडिक का उसने जिक्र किया। ये एक ट्रेजिक प्ले है, 1561 में लिखा है। इसको थॉमस सैकविल, SACKVILLE
थॉमस सैकविल ने लिखा है गॉरबॉडिक वर्क, और ये 1561 कोई इसका टाइम है। तो इस वक्त गॉरबॉडिक के वर्क को ये एडमायर करता है कि हाँ वो अच्छा है गॉरबॉडिक जो वर्क है, लेकिन उससे भी कहता है कि मैं एज अ मॉडल नहीं बता सकता। किसने कहा? आपको बताया फिलिप सिडनी ने। कुछ पॉइंट हैं थोड़े से मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। इसके अंदर पहले तो वो ओपिनियन देता है कि सिडनी ओपिनियन देता है, एडवर्स ओपिनियन देता है जो कंटेम्प्रेरी ड्रामा है। वो कहता है ड्रामा तो बिल्कुल वर्स है, बिल्कुल ठीक नहीं है। पोइट्री अगर लिखी जा रही है वो भी कोई प्योर पोइट्री, ना ट्रेजेडी दिखाई जा रही है ना कॉमेडी दिखाई जा रही है। देखिए, एक जो एस्टेब्लिश नोशन होता है वो हमेशा हम उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जैसे कि सोक्रेटिस ने कहा था कि डाउट इज द ओरिजिन ऑफ नॉलेज। Socrates said डाउट इज द ओरिजिन ऑफ नॉलेज। जब आप किसी चीज़ को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, जब आप उसके ऊपर थोड़ा सा शक करते हैं तो उससे नई चीज़ बाहर आ जाती है। और यही पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है ना, जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, उन सारे क्रिटिक्स का मानना ही इसी कोट के ऊपर है कि डाउट इज, आप किसी चीज़ पे शक करें उससे नई चीज़ निकाल दें। मिसाल के तौर पर ये पेंसिल है मेरे सामने, अगर ये मैं किसी स्ट्रक्चरलिस्ट को कह दूं कि ये पेंसिल है, वो कहेगा हाँ ये पेंसिल है, वो इसको एज इट इज़ मानेगा कि पूरा एक फॉर्म है तो ये पेंसिल है। लेकिन आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट को दें तो वो इसे खोल देगा, वो इसको बाहर निकाल देगा, वो इसको खोल के हर चीज़ को उसको डीकंस्ट्रक्ट करके उससे नई चीज़ बनाएगा। तो ये है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फिलॉसफी। दिस इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। तो जैसे ही मॉडर्न बाद में लोग आएंगे वो इनके बनाए हुए एस्टेब्लिश नोशन को डीकंस्ट्रक्ट करके उनमें से नई चीज़ें निकाल देंगे। तो यहाँ पे सिडनी ने एडवर्स ओपिनियन दिए कि नहीं जी, जो पोइट्री दिखाई जा रही वो भी ठीक नहीं है, जो ड्रामा दिखाया जा रहा है वो तो बिल्कुल वर्स है, वायल है, अच्छा नहीं है। ठीक है, या आप ट्रेजेडी दिखाएं या आप कॉमेडी दिखाएं, कंबाइंड ना दिखाएं, आपसे अच्छा बनता नहीं है। या तो बहुत ही सूटेबल ज़रूरत हो तो फिर कोई सीन डालें, अदरवाइज़ ना डालें। ये पॉइंट्स जो हैं, जो मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूँ, ये आपने जब मैं टेस्ट लूँगा इसमें शामिल करने हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि इंग्लिश प्ले आर नीदर जेन्युइन ट्रेजेडी नॉर कॉमेडी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर भी है, असाइनमेंट के अंदर भी देख लीजिएगा। लिरिक पोइट्री ऑफ द टाइम रीच्ड इमोशन, कैच्ड इमोशंस। अब यहाँ पे कहता है कि जो लिरिक होता है, लिरिकल पोइट्री गॉड की पोइट्री होनी चाहिए, डिवाइन पोइट्री होनी चाहिए। ठीक है, लिरिकल पोइट्री गॉड की पोइट्री होनी चाहिए, गॉड के टॉपिक पे, गॉड के सब्जेक्ट के ऊपर, गॉड के टॉपिक के ऊपर उसका मेन थीम गॉड होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो लिरिकल पोइट्री है यहाँ पे किस तरह की जा रही है, वो उसमें पैशन, इमोशंस और लव का थीम ज़्यादा दिखाया जा रहा है। तो कहता है कि अगर आप लव का पैशन दिखाना चाह रहे हैं तो वो फिर फिक्टिशियस किस्म का ना हो, वो कोई नाम नहाद किस्म का सुपरफिशियल और आर्टिफिशियल ना हो, फिर एक्सट्रीम पैशन दिखाओ ना, जो पैशन लव के हैं, जो एक्सट्रीम जेन्युइन पैशन है, फिर आप वो दिखाएं। अगर आप वो नहीं दिखा पा रहे तो फिर कहता है कि आप ऐसा करें कि गॉड के थीम पे लिख लें, गॉड का टॉपिक बना लें इसका। बात नहीं समझ आई होगी। मैं बात कर रहा हूँ कि लिरिकल पोइट्री को उसने कहा कि अगर आप लिरिकल पोइट्री करना चाहते हैं तो आप गॉड का थीम रखें, कि गॉड के बारे में लिखें। लिरिकल पोइट्री जो है वो गॉड पे होनी चाहिए। फिर कहता है कि आप लोग ज़्यादा उस वक्त के जो पोइट्स थे, तो फिलिप सिडनी कहता है वो लव को शामिल कर रहे हैं, उसके अंदर पैशन शामिल कर रहे हैं, लिरिक्स को जो है वो लव पैशन अंदर डाल रहे हैं पोइट्री के। तो कहता है अगर फिर आप लव डाल रहे हैं तो लव भी फिर इस तरह का डालें कि वो प्योर हो, वो दिखावा ना लगे कि कोई ऐसे जैसे कोई दिखावा दिखाया जा रहा है, कोई वो यानी ठोस और इमोशन, प्योर पैशन नहीं है उसके अंदर। उसके बाद एम्बेलिशमेंट कहता है बहुत ज़्यादा है। उसने कहा कि ये बास्टर्ड सन ऑफ म्यूज़ हैं वो पोइट, उनको उसने गाली निकाली, कहता है बास्टर्ड सन ऑफ म्यूज़, यानी वो सारे पोइट्स जो दिखावा करते हैं। जैसे जॉन डन पे उसने बड़ा स्टाइल किया है। जॉन डन भी उसी एज का एक पोइट है। जॉन डन क्या करता है, मैंने आज आपको एक पोइट्री सेंड की थी, सुनी थी जॉन डन की, जिसके साथ म्यूज़िक लगा हुआ था? नहीं सुनी आपने? मैं सेंड करूँगा। सुनी थी सर, हाँ सुनी थी। हाँ जी सुनी थी। अब उस पोइट्री को अब गौर से सुने तो वो कहता है कि मेरी जो महबूबा है, मेरी वाइफ है, मेरी बिलवर्ड है, उसकी जब डेथ हुई थी तो उसने मुझे अपने
अपने जो बाल है ना वो उतार के मुझे दे दिए थे। कहता है कि ये जो बाल होते हैं ना, ये बाल हैं, इसकी सारे दिमाग की जितनी भी नसें होती हैं या जितने भी दिमाग का पूरा हिस्सा इसके साथ जुड़े होते हैं। तो कहता है इसी तरह बॉडी के साथ जिस तरह ये हेयर्स जुड़े हुए हैं, एक एक चीज़ के साथ ये जुड़े हुए हैं, तो ये जो मुझे उसने हेयर दे दिए हैं, ये उसके सारे जज्बात जो हैं वो इसके अंदर आ गए। उसने मुझे अपने बाल दे दिए हैं, उसकी डेथ हो गई है, वो मुझसे कुछ नहीं लेकर गई, वो मुझे ये दे गई, मुझे कुछ दे के गई है मेरी बिलवड। तो अब देखें वो बात को बढ़ाता है, यानी ये देखें ना, ये सॉरी सर, ये किसकी बात हो रही है, ये जिसने बाल दिए हैं उसको? जॉन डन की। जॉन डन अच्छा, जॉन डन है, एक पोइट है, तो उसकी वाइफ थी एनी मोर। वो अपनी वाइफ से बड़ी मोहब्बत करता था, उसने पोइट्री उस पर की और बड़ी फिर बढ़ा चढ़ा के लैंग्वेज। और फिलिप सिडनी ने ऐसे पोइट को कहा कि ये बास्टर्ड सन है म्यूज़ के। म्यूज़ क्या होती है? जो गॉडेस ऑफ पोइट्री है, ये उसके कहता बास्टर्ड सन है, ये सही तरह से पोइट्री तो करते नहीं है, इतनी कहता है फॉर-फिच्ड सिमली यूज़ कर। अब जॉन डन को कोई बंदा मुझे समझ के दिखाए बगैर टीचर के। अगर आपने जॉन डन को पढ़ा है तो आप बड़े कंफ्यूज रहे होंगे। हाँ जी, आप लोगों को परेशानी हुई ना पढ़ते हुए उसे। अगर बगैर टीचर के पढ़ें तो फिर ज़्यादा रट्टा लगाना पड़ता है, उसकी समझ नहीं आती। यस, तो वो Yes. कहता है, तो फिलिप सिडनी ने उनको क्रिटिसाइज़ किया। फिलिप सिडनी कहता है कि ये बास्टर्ड सन है म्यूज़ के, ना तो ये अच्छी पोइट्री करते हैं, ये फॉर-फिच्ड इमेजेस लाते हैं, यानी उनका कंपैरिजन मेटाफर इस तरह का यूज़ करते हैं कि वो मेटाफर कंपेरेबल ही नहीं होता। उससे जो है, जो इंग्लिश राइटर हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो दूसरे लर्नर हैं या दूसरी लैंग्वेज के जो पोइट्री पढ़ने वाले हैं उनको क्या समझ आनी है। तो वो उन पर क्रिटिसाइज़ करता है, कहता है कि इस तरह की फार-फेच्ड इमेजेस और हैवी मेटाफर्स और सिमलीज इस तरह यूज़ ना करें कि आप एक अफेक्टेशन दिखाएं, आप दिखावा दिखाएं, ठीक है, आप दिखावे वाली पोइट्री कहता ना करें, और ताकि पोइट्री जो है वो। हाँ जी, एक और पार्टिसिपेंट आया है, अगर आ गया तो काइंडली बोल तो पड़ा करें। मैं कोई आपसे कुछ बोलने के पैसे नहीं लगते यहाँ पे। मरियम, बोलने के पैसे नहीं लगते, बता दिया करें कि आप आ गए हैं। बोलना फ्री है, बोलना जो है ना, बोलने के कोई पैसे नहीं लगते।